जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यह सोचा गया था कि इतने भयंकर विध्वंस के बाद ये दुनिया दोबारा कोई बड़ा युद्ध नहीं देखेगी। पर पिछले एक साल में हमने विश्व की दो बड़ी महाशक्तियों को फिर से एक दूसरे के आमने सामने देखा है। ये बात हो रही है रूस यूक्रेन विवाद की। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ है। वेलकम टू ज्योग्राफी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दुनिया के दो बड़े देश रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद के बारे में। और यहाँ दो बड़े देशों से सिर्फ रूस और यूक्रेन ही नहीं, अमेरिका भी इसका हिस्सा है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग इस पूरे मामले की। तो यूक्रेन की सीमा पर हफ्तों तक सैन्य निर्माण के बाद रूस ने 24 फरवरी 2022 को अपने पड़ोसी पर हमला शुरू कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच में यह सैन्य हस्तक्षेप 2014 से शुरू हुआ था, जहां पर यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में स्थित क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूस ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद जनवरी 2021 में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से उसे नाटो में शामिल होने की अपील की। परिणाम स्वरूप 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो ये इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस पूरे विवाद की चर्चा ऐतिहासिक तरीके से करेंगे। बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हम लोग जानेंगे कि क्या है यह विवाद और क्यों यह विवाद निरंतर गहराता जा रहा है। विवाद की शुरुआत को हम लोग ऐतिहासिक रूप से करने से पहले हमें सबसे पहले इसके भूगोल के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। दुनिया में कोई भी मुद्दा हो, चाहे रूस यूक्रेन का सीमा विवाद हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का विवाद हो, चाहे अरब स्प्रिंग की शुरुआत हो, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी क्रांतियां हैं, चाहे वो क्रांति हो, सीमा विवाद हो या किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, हमें उसे समझने के लिए वहाँ की ज्योग्राफी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये ज्योग्राफिकल कॉम्प्लिसिटीज़ जो है, यही किसी भी मुद्दे को समझने के लिए, उसकी गहराई को पकड़ने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इस मुद्दे की, तो हम लोग रूस और यूक्रेन के सीमा विवाद को जानने के लिए हमें रूस और यूक्रेन की ज्योग्राफी को समझना आवश्यक है। तो इसके भौगोलिक कारणों को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, ये जो पूरा दुनिया का मैप आपके सामने है, इसके अंदर जो ये रेड कलर का जो एरिया है, ये तो है यूक्रेन, और जो ये बड़ा सा ग्रे कलर का एरिया आपको दिख रहा है, ये है रशिया या रूस। तो आप लोग देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं। जो भी देश आपस में सीमा साझा कर रहे हैं, बहुत स्वाभाविक है कि उनके मध्य कोई ना कोई सीमा विवाद अवश्य होगा। क्योंकि ये देश पहले कभी एक देश हुआ करते थे, सोवियत संघ का हिस्सा थे, और बाद में यूक्रेन उससे अलग हुआ है, तो सीमा विवाद होना स्वाभाविक है। तो इसके बाद जब हम इसकी चर्चा करें, तो सबसे पहले जब हम इसके भूगोल की बात करते हैं, तो ये जो आपके सामने है नक्शा, ये है रूस का नक्शा। रूस और यूक्रेन यूरोप के दो बड़े देश हैं। हम लोग रूस को यूरोप और एशिया दोनों में शामिल करते हैं। तो क्योंकि यह विवाद पिछले 1.5-2 साल से बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, तो इनकी ज्योग्राफी से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि आप दुनिया के सभी सागर, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान याद नहीं कर सकते हैं, परंतु पिछले 1 साल में, 2 साल में जो क्षेत्र ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, हमें उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है रूस, और रूस के अंदर भी ये वाली जो पर्वतमाला है, जो मैंने पर्पल कलर से डार्क करी है, इसे कहते हैं यूराल पर्वतमाला या यूरल पर्वतमाला। इस यूराल पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ जो है, ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है, और जिसे रूस में साइबेरियाई क्षेत्र कहा जाता है, और पूर्वी क्षेत्र के अंदर है रूस का वह भाग जो यूरोपियन क्षेत्र के अंदर आता है। आप देखेंगे कि लगभग रूस का 70% हिस्सा एशिया में है और लगभग 30% हिस्सा यूरोप में है, परंतु जनसंख्या का 70% हिस्सा यूरोप में है और उल्टा जनसंख्या का मात्र 30% हिस्सा ही एशियाई रूस की तरफ रहता है। इसीलिए जब हम यूरोपीय रूस की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है रूस के लिए, क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को भी इसी ओर है। और जब हम देखते हैं मॉस्को की तरफ, तो मॉस्को से थोड़ा सा पश्चिम की ओर जब हम लोग चलेंगे, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की तरफ, तो वहाँ हमें एक देश मिलेगा जिसका नाम है यूक्रेन। और यही है वह यूक्रेन जिसके साथ रूस का एक बड़ा सीमा विवाद हमारे सामने आता है।
तो सबसे पहले इस क्षेत्र को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा और इसकी ज्योग्राफी को देख लें। तो यहाँ पर यूराल पर्वतमाला है, बिल्कुल थोड़ा सा इधर बीच में। इससे थोड़ा हम लोग पश्चिम में चलेंगे तो हमें पश्चिमी साइबेरिया का मैदान मिलेगा। फिर हमें साइबेरिया का एक पठार मिलेगा। जहाँ जहाँ मैं राउंड कर रहा हूँ थोड़ा सा आप उनको देख लीजिए, अगर परीक्षा में सीधा सीधा ये प्रश्न आते हैं तो आपके यहाँ से ठीक हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा साइबेरियाई क्षेत्र है। यदि हम उत्तर की तरफ चले तो ये पूरा का पूरा जो पानी है इसे हम लोग आर्कटिक महासागर कहते हैं या फिर आर्कटिक सागर कहते हैं। और इसी के अन्य छोटे हिस्से हैं जिसमें बेरेंट सागर, कारा सागर, लेप्टेव सागर और पूर्वी साइबेरियन सागर इसके हिस्से हैं। ये सभी रूस के साथ सीमा लगाते हैं। वहीं रूस पूर्व की ओर प्रशांत महासागर के साथ सीमा लगाता है। वहीं छोटे सागरों में ओखोस्टक सागर और उसके दक्षिण में है जापान सागर जो रूस के साथ सीमा लगाता है। यदि स्थल आबद्ध सागरों की यदि हम बात करें तो रूस दक्षिण पश्चिम के अंदर कारा सागर, यहाँ पर काला सागर है, ऊपर जो हमने देखा था वो कारा सागर है। थोड़ा सा नाम में सिर्फ एक लेटर का फर्क है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वहीं दक्षिण में हम लोग जब बात करते हैं तो रूस कैस्पियन सागर के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो ये सभी वो सागर हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है रूस की जो यदि आपको पता हो तो अच्छी बात है। इसमें ओब, येनिसी, लीना ये सब नदियाँ हैं। ये ओब नदी है, यहाँ पर येनिसी नदी है, ये लीना नदी है, ये वोल्गा नदी है इधर और यूराल नदी है। तो ये 4-5 नदियों के नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले जब रूस की भूगोल की हम लोग बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि रूस पश्चिम से लेकर के और पूर्व तक लगभग 8,000 किलोमीटर की सीमा लिए हुए हैं। मतलब इसकी जो लंबाई है वो 8,000 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम। वहीं उत्तर से दक्षिण की लंबाई की यदि हम बात करें तो औसत 3200 किलोमीटर की उत्तर दक्षिण लंबाई के साथ लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ दुनिया का पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। वहीं यह अपनी जब हम इसकी पूरी समुद्री सीमा की बात करें तो ये लगभग 23,000 मील समुद्री सीमा को विश्व के साथ साझा करता है। तो अब आप देख लीजिएगा दुनिया का कितना बड़ा देश है रूस। और उसी के साथ में यदि हम लोग यूक्रेन की बात करें तो रूस के आगे तो खैर यूक्रेन एक बहुत छोटा सा देश है, पर पूर्वी यूरोप का यह सबसे बड़ा देश है। तो क्योंकि यूरोप के अंदर ज़्यादातर देश बिल्कुल छोटे हैं तो और पूर्वी यूरोप में अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यूक्रेन सबसे बड़े देशों में से एक है जो रूस के साथ सीमा भी साझा कर रहा है। और यूक्रेन देश के रूप में जब दुनिया के पटल पर आता है उससे पहले वो रूस का या फिर हम लोग यूँ कहें कि यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इस ज्योग्राफी को देखने के बाद थोड़ा बहुत आपको ये समझ में आएगा कि क्या ये विवाद है। तो देख लीजिएगा यहाँ से कि यहाँ से जो मैंने ये लाइन खींची है इसके बिल्कुल इस तरफ पूर्व की तरफ जो है यहाँ पर यूरोप है और इसके इधर है एशिया। इसके बाद जब हम बात करें इस पूरे सीमा विवाद की जब हम बात करते हैं इससे पहले हमें एक इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। वो इतिहास है रूस का इतिहास। वो इतिहास है स्लेविक जनजाति का इतिहास। स्लेविक जनजाति ये वह जनजाति है जिसने सबसे पहले बसना शुरू किया रूसी भूमि पर और जिसने निर्माण किया वर्तमान रूस का। तो हम लोग जब देखते हैं कि देखिए जहाँ मैं आपको ब्लू पेन से ये गोला बना रहा हूँ ये वो क्षेत्र है काला सागर के जस्ट उत्तर में जो आज का यूक्रेन है और कुछ रूस है। इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं इस पूरे क्षेत्र के अंदर सबसे पहले स्लेविक जनजाति ने रहना शुरू किया था। और क्योंकि यह क्षेत्र कुछ इस तरीका था कि यहाँ पर जितने भी मंगोल लोग हैं उनका आक्रमण हुआ, तुर्की लोगों का आक्रमण हुआ, तो ये क्षेत्र हमेशा आक्रमणों से घिरा रहता था। तो यहाँ पर क्योंकि इन लोगों को इससे बचना था आक्रमण से, इसलिए इन लोगों ने धीरे धीरे अपनी बसावट को उत्तर की ओर शिफ्ट करना शुरू किया। और जहाँ पर आज का मॉस्को है, जो रूस की राजधानी मॉस्को है, वहाँ पर इन्होंने अपने आप को संकेंद्रित कर लिया। इसके बाद 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के आसपास इवान द टेरिबल नाम से पहले जार जो है इतिहास में सामने आते हैं। जार का मतलब है रूसी शासक। तो इवान द टेरिबल ने प्रयास किया कि वो अपने स्लाविक जनजाति के जितने भी क्षेत्र हैं उसको चारों तरफ से ऐसे लैंड लॉक्ड क्षेत्र में, स्थल आबद्ध क्षेत्र के अंदर आबद्ध कर ले कि बाहरी आक्रमणों से वो अपने आप को बचा सके। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर यूराल पर्वतमाला है। यूराल पर्वतमाला से लेकर के कारपेथियन माउंटेन और कैस्पियन सागर तक उन्होंने अपनी सीमाओं को आबद्ध कर लिया ताकि इस क्षेत्र के अंदर और किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सके। तो ये आप देख सकते हैं स्लाविक जनजाति। शुरू में जब स्लाविक जनजाति ने बसना शुरू किया कुछ इस तरीके से उनका स्ट्रगल था। ये वो क्षेत्र है
जब आप देखेंगे दक्षिण के अंदर तो ये है काला सागर, और काला सागर के उत्तरी हिस्से के अंदर ही स्लाविक जनजाति ने बसना शुरू किया था। फिर धीरे 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 सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर जाना शुरू किया, अपना विस्तार करना शुरू किया। ये वर्तमान में स्लाविक जनजाति कुछ इस तरीके की दिखती है। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं इवान द टेरेबल की, तो ये है इवान द टेरेबल। तो इवान द टेरेबल ने सबसे पहले इस चीज़ को पहचाना कि हमें न सिर्फ अपना विकास करना है, हमें अपनी सुरक्षा भी करनी है। इसीलिए इवान द टेरेबल ने उत्तर में आर्कटिक सर्कल, पूर्व में यूराल पर्वतमाला, दक्षिण में काकेशस पर्वतमाला और पश्चिम में कारपेंथियन जो पर्वतमाला है, यहाँ तक इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और खुद को लैंडलॉक्ड करने का पूरी तरीके से प्रयास किया। अब ये जो लैंडलॉक्ड करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ज्योग्राफी में एक थ्योरी भी है जिसे हम लोग कहते हैं द हार्टलैंड थ्योरी। तो यदि हम हार्टलैंड थ्योरी की चर्चा करें यदि हम लोग, तो मैकेंडर एक विद्वान है, एक भूगोलवेत्ता है, जिन्होंने हार्टलैंड थ्योरी जो है प्रतिपादित की, और पूरी की पूरी हार्टलैंड थ्योरी एक कोटेशन के अंदर समाहित है। हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड द हार्टलैंड, हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड द वर्ल्ड, एंड हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि मैकेंडर ने क्या किया, मैकेंडर ने इस दुनिया के अंदर ये वाला जो क्षेत्र है जो मैंने आपको ब्लू पेन से मार्क किया है, इस पूरे क्षेत्र को हार्टलैंड कहा, द पिवट एरिया कहा। एक्चुअली ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र के अंदर मैकेंडर कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई राज्य या फिर कोई साम्राज्य अगर इस क्षेत्र के अंदर अपना राज स्थापित कर लेता है, तो वो पूरी दुनिया में जितने भी हमले अगर उस पर हो सकते हैं उससे वो बच सकता है। कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि इसके उत्तर में जो सागर है वो बिल्कुल भी नौगम्य सागर नहीं है, मतलब जहाँ पर किसी भी तरह का नाव या जहाज नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वो वर्ष भर जमा रहता है। और ये क्षेत्र चारों तरफ से पर्वतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो चारों तरफ से हमले होने की संभावना अत्यंत न्यून हो जाती है। तो ये अपने आप का विकास भी कर सकता है और दुनिया पर ये खुद अगर ये चाहे तो हमला कर सकता है, पर इस पर हमला होना बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब है इवान द टेरेबल भी इसी पॉलिसी पे चल रहे थे और उन्होंने खुद को एक हार्टलैंड के रूप में संयुक्त करने का प्रयास किया। और इसी तरीके से रूस भी आज वर्तमान में यही कर रहा है कि खुद को एक सेफ हार्टलैंड का रूप देना चाह रहा है। जब आप देखेंगे कि रूस की स्थिति कुछ ऐसी है कि रूस के पास 23,000 मील लंबी समुद्री सीमा है, पर समुद्री सीमा होने का मतलब ये नहीं है कि रूस समुद्री सीमा से संपन्न है या फिर हम यूँ कहें कि समृद्ध है। आप देखेंगे कि रूस की अधिकांश समुद्री सीमा उत्तर की ओर लगती है। यदि हम लोग ये पूरा रूस है यदि, तो आप देखेंगे कि अधिकांश समुद्री सीमा उत्तर की ओर है, और उत्तर में है आर्कटिक सागर जो कि वर्ष भर जमा रहता है, पानी से जमा रहता है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से अपने किसी भी जहाज को यहाँ से आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि यहाँ पर पानी वर्ष भर जमा रहता है। तो अब करें क्या, तो रूस यदि अगर अपने जहाज को यहाँ से होकर के निकालता है, या यूँ कहें अपने जहाज को रूस अगर पूर्वी क्षेत्र की ओर से निकालता है, तो उसे जापान सागर को पार करना होगा, और जापान सागर पर जापान का नियंत्रण है, जो कि नाटो का अलाय कंट्री है। नाटो का मतलब है एक ऐसा संगठन जिसे अमेरिका होल्ड करता है, या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है जिस पर अपना नियंत्रण करता है, इस प्रकार का एक संगठन है। और इस तरफ जापान का उसके ऊपर उसका सहयोगी राष्ट्र है। तो अब कहने का मतलब है कि यदि रूस को पूर्व की तरफ से अपने जहाज़ों को निकालना है, तो ओखोस्टक सागर तो है पानी से जो पूरी तरीके से बर्फ से जमा हुआ है, ओखोस्टक सागर के दक्षिण से यदि वो निकाले और प्रशांत महासागर की ओर बढ़े, तो उसे जापान सागर को पार करना होगा। और जापान नाटो का अलाय कंट्री है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक पार्टनरशिप साझा करता है। वहीं अगर रूस पूर्व की तरफ जाए तो उसे बासफोरस की खाड़ी, ये देखिए इधर बासफोरस सागर है, इधर ये छोटा सा सागर है, बासफोरस सागर से होकर निकलना पड़ेगा, जो यहाँ पर जो टर्की के साथ सीमा लगाता है, और टर्की उसे होल्ड करता है, और टर्की भी एक नाटो का अलाय कंट्री है। तो अब कहने का मतलब है कि रूस दोनों तरफ से नहीं निकल सकता, ना तो पूर्व की तरफ और ना ही पश्चिम की तरफ, ना ही उत्तर की तरफ, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र भी पूरी तरीके से बर्फ से जमा हुआ है। तो किया क्या जाए, तो कहने का मतलब है रूस अपनी पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता है, और इन्हें सुरक्षित करने के लिए ही ये सीमा विवाद गहराते जाते हैं। जिन इवान द टेरेबल का मैंने फिलहाल जो जिक्र किया था वो है ये रूस के पहले जार माने जाते हैं। रूस के पुराने इतिहास में शासकों को जार कहा जाता था। तो इवान द टेरेबल वो जार है जिन्होंने रूस की सीमा को
उत्तर और दक्षिण और पूर्व पश्चिम की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया और बढ़ाते हुए ये खुद को सुरक्षित करना चाहते थे। अब आप देखिएगा, ये है हार्टलैंड और इस हार्टलैंड के अंदर ये जो पिवट एरिया है, इसी क्षेत्र को हम लोग वर्तमान का रूस कहते हैं। हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा इसका दक्षिणी विस्तार है और रूस का विस्तार इतना दक्षिण में नहीं है, परंतु फिर भी रूस काफ़ी कुछ हार्टलैंड से मिलता जुलता है। पर इस हार्टलैंड में एक लूप होल है, वो है पॉलिश फनल। पॉलिश फनल मतलब क्या होता है, ये देखिएगा, ये जो कीप नुमा आकृति है, कीप को इंग्लिश में फनल कहा जाता है। इस कीप नुमा आकृति को जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर रूस का कब्जा नहीं है। अब रूस का कब्जा नहीं है, इसका मतलब ये क्षेत्र क्या है, ये है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, उत्तरी यूरोप का मैदान। और जो क्षेत्र मैदानी होता है वो बहुत सरलता से जीता जा सकता है और वहाँ से आवागमन बहुत आसान है। ये देखिएगा, यहाँ से ये रास्ता सीधा का सीधा मॉस्को की तरफ और रूस की तरफ जाता है और यही वो रास्ता है जिसके माध्यम से जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस के ऊपर हमला किया था। और इस रास्ते का एक बड़ा सा हिस्सा यूक्रेन से होकर के गुजरता है, जो रूस के लिए एक बड़ा संकट है। तो यूक्रेन के अंदर जितने भी अनरेस्ट होते हैं उसको कहीं ना कहीं रूस का सपोर्ट बस इसीलिए भी मिलता है कि क्योंकि रूस की ज्योग्राफी ये अलाउ नहीं करती है कि पॉलिश फनल और उत्तरी यूरोपीय प्लेन की तरफ से रूस के ऊपर किसी भी प्रकार के हमले हों। तो आई थिंक अब इस पूरे मैटर के बाद, इस पूरे मटेरियल के बाद आप रूस और यूक्रेन की ज्योग्राफी को समझ गए होंगे। इस पूरे विवाद के पीछे जो कारण है, उस पूरे कारण के पीछे जो ज्योग्राफी है, आई थिंक आपको वो समझ आई होगी। तो इवान द टेरेबल ने पूरा रूस को एक करने का प्रयास किया। फिर धीरे धीरे आगे आगे जितने भी जार आते हैं उन्होंने रूस को पूरा फैलाया, विस्तार किया और एक बड़े जो है रूसी राष्ट्र का निर्माण किया। परंतु 1991-92 में जब यूएसएसआर के 15 टुकड़े होते हैं तो ये आप देखेंगे, इसे कहते हैं यूएसएसआर का विघटन। और विघटन कुछ इस तरीके से होता है कि ये 15 देश रूस को मिला करके ये 15 देश हमारे सामने अस्तित्व में आते हैं। 15 में से ये जो छठा देश है जिस पे मैं बॉर्डर बना रहा हूँ, ये है यूक्रेन। और यहीं से रूस यूक्रेन विवाद की भी शुरुआत होती है। तो आप इन थोड़ा सा 15 देशों के नाम भी आप ज़रूर देख लीजिएगा और एटलस के अंदर इन्हें मेंशन जरूर कीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 1991 में, जब यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए और यूक्रेन एक अलग से देश बन करके दुनिया के सामने आता है। तब से लेकर के वर्तमान तक रूस यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस है, हम उसे क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखिए, रूस और यूक्रेन का जो विवाद है, इसको समझने के लिए हमें कुछ व्यक्तियों के बारे में भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। 1991 से लेकर के वर्तमान तक यूक्रेन की जो राष्ट्रपति हैं वो लगभग 7 राष्ट्रपति बदल चुके हैं और 7 में से 3 राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, जिनकी पॉलिसीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए, जिससे हमें रूस और यूक्रेन के विवाद को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये वो 3 राष्ट्रपति हैं। एक बार आप पहले इनकी शक्ल देख लीजिए, क्योंकि कई बार फोटो देखने से भी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है। ये इसका थोड़ा सा क्रम बिगड़ा हुआ आप देख लीजिएगा। फर्स्ट हमें इन्हें पढ़ना है, सेकंड हमें इन्हें पढ़ना है और थर्ड हमें इन्हें पढ़ना है, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप हर राष्ट्रपति के काल के बारे में बताऊंगा और उनके काल में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटना हुई जिस घटना ने वर्तमान में रूस और यूक्रेन को युद्ध भूमि के अंदर धकेल दिया है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले विक्टर यानुकोविच की। देखिएगा, आप सबसे पहले देखिएगा कि रूस की राजनीति क्या है। रूस के अंदर 3 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 3 प्रकार की आइडियोलॉजी है। पहली आइडियोलॉजी ऐसी है जो प्रो रशियन आइडियोलॉजी है, जो कि पूरी तरीके से रूस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें ज़्यादातर लोग रूस को सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम लोग प्रो रशियन या प्रो सोवियत कल्चर कह सकते हैं। दूसरी इनकी अपोजिट एक आइडियोलॉजी है, एक अपोजिट एक विचारधारा है जो कि यूरोपियन कल्चर को या नाटो और अमेरिका टाइप का जो कल्चर है, वेस्टर्न जो कल्चर है, प्रो वेस्टर्न कल्चर, उसको सपोर्ट करती है। और तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है जो स्थानीय मुद्दों को रेज करती है, उठाती रहती है हमेशा। तो इन तीनों पॉलिटिकल जो पार्टीज है, जैसे आप जब देखेंगे, जब सत्ता के अंदर प्रो रशियन या प्रो सोवियत यूनियन टाइप के जो लोग हैं, ऐसे लोग जो रूसी समर्थक हैं, जब वो सत्ता में आते हैं तो पॉलिसीज अलग होती है। और जब वो लोग सत्ता में आते हैं जो प्रो वेस्टर्न हैं, जो यूरोपियन कल्चर को ज़्यादा मानते हैं,
तब जो है सत्ता कुछ अलग तरीके से कार्य करती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विक्टर यानुकोविच की, जो 2010 से लेकर के 2014 तक रूस के राष्ट्रपति रहे। ये है विक्टर यानुकोविच। और जब 2010 के आसपास जब ये राष्ट्रपति कैंडिडेट थे तब ये बहुत ज़्यादा जनप्रिय नेता थे और इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। ये प्रो रशियन पार्टी है, प्रो सोवियत यूनियन कल्चर वाली पार्टी है, मतलब रूस की तरफ जो है इनका झुकाव सबसे ज़्यादा है। अब इनके समय में कुछ अच्छे कुछ बुरे बहुत सारे काम ऐसे हुए कि लास्ट तक आते 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 इनकी एक छवि इस प्रकार की बन गई जनता के अंदर कि इन्हें फाइनली सत्ता छोड़नी पड़ी। क्या क्या हुआ इनके काल में उन्हें हमें देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इनके काल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई वो ये हुई कि इन्होंने, देखिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। वो सबसे बड़ा उत्पादन करता है और सबसे बड़ा सप्लायर है। तो इन्होंने ये किया कि क्योंकि ये वैसे भी प्रो रशियन आइडियोलॉजी के हैं, इन्होंने ये किया कि रूस के साथ एक डील करी कि आप हमें प्राकृतिक गैस 30% कम दामों में दीजिए। बदले में रूस ने मांगा कि आप हमें जो क्रीमिया वाला जो क्षेत्र है, आप देखिएगा क्रीमिया एक ऐसा क्षेत्र है जो कि काला सागर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वहाँ पर रूस ने 25 साल तक लीज पर 9 सैनिक बेस बनाने की डील करी। तो आप देखिएगा कि एक तरीके से रूस का हस्तक्षेप क्रीमिया प्रायद्वीप पर होना 2010 से शुरू हो जाता है, जब खुद यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं विक्टर यानुकोविच, वो रूस को क्रीमिया के अंदर अलाउ करते हैं कि हाँ आप 25 साल तक जो है अपना 9 सैनिक बेस यहाँ बनाइए और बदले में आप हमें 30% गैस के दाम कम कर दीजिएगा। इसके ऊपर रूस की जनता, यूक्रेन की जो जनता है विक्टर यानुकोविच पर थोड़ी सी नाराज हो जाती है। इसके बाद ये क्या करते हैं, ये अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आर्टिकल 111 के अंदर कुछ अमेंडमेंट करते हैं। अब ये क्या है आर्टिकल 111? आर्टिकल 111 के तहत यूक्रेन के राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है और ये खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान लेके आते हैं कि इन्हें कोई हटा न सके। देखा गया है कि रूस के राष्ट्रपति भी कुछ इसी तरह की प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। हालांकि जो आज के राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक लंबे समय तक इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए खुद को राष्ट्रपति बना के रखा है, पर यहाँ पर यूक्रेन के अंदर ये काम नहीं करती है। यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है इनके ऊपर और इनके खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है सामने आता है। फिर इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए विक्टर यानुकोविच क्या करते हैं, विक्टर यानुकोविच इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए जनता की एक ऐसी सेंटिमेंट को रेज करते हैं, जनता की एक ऐसी डिमांड को रेज करते हैं जो यूक्रेन की काफ़ी एक बड़ी जनता डिमांड कर रही थी काफ़ी समय तक। वो था यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर। विक्टर यानुकोविच कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्दी ही यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करूँगा कि हम लोग बहुत जल्दी यूरोपियन यूनियन में शामिल होंगे। आप देखिएगा विक्टर यानुकोविच ऐसे राष्ट्रपति हैं जो रूसी समर्थक हैं और रूस कभी नहीं चाहता है कि आप यूरोपियन यूनियन में शामिल हो। तो कुछ समय बाद ही वो अपने इस वादे से पलट जाते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो फिर इसके बाद होता है जनता का उग्र आंदोलन इनके खिलाफ। न सिर्फ यही एक कारण था, इनके खिलाफ कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आते हैं और उसके बाद जनता के द्वारा इनके खिलाफ एक बड़ा विद्रोह, एक बड़ा असंतोष सामने आता है। वो असंतोष धीरे धीरे विद्रोह में और विद्रोह धीरे धीरे विरोध में और फिर यूरो मेडन मूवमेंट बन जाता है, एक ऐसा आंदोलन जिसका नाम होता है यूरो मेडन। अब ये धीरे धीरे यूरोप की जो ज़्यादातर जनता है, मैंने ये नहीं कहा कि पूरी यूक्रेन की जनता, ज़्यादातर यूक्रेन की जो जनता है वो यूरोप में शामिल होना चाह रही है और वो जनता विक्टर यानुकोविच के खिलाफ एकत्रित होती है और इनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाता है। इस आंदोलन को रोकने के लिए विक्टर यानुकोविच और ज़्यादा कड़े कदम उठाते हैं और जनता का विरोध और तेज होता है और फाइनली 2014 के अंदर विक्टर यानुकोविच को अपनी सत्ता को छोड़ना पड़ता है। 2014 में जब विक्टर यानुकोविच अपनी सत्ता को छोड़ते हैं तो 2014 के अंदर एक नए राष्ट्रपति हमारे सामने आते हैं यूक्रेन में, जिनका नाम है पेट्रो पोरोशेंको। पेट्रो पोरोशेंको यूरोपियन सॉलिडेरिटी पार्टी के हैं, ये भी प्रो रशियन हैं, ये भी प्रो सोवियत कल्चर के हैं। कहने का मतलब ये भी वो व्यक्ति हैं जो रूसी कल्चर के साथ अपना झुकाव रख। ये बेसिकली यूक्रेन के एक बड़े बिलियनियर बिजनेसमैन रह चुके हैं और क्राइसिस के समय, जब यूरो मेडन क्राइसिस चल रहा था, उस समय ये विपक्ष के नेता भी रहे थे। फिर 2014 में ये जनप्रिय नेता बन करके सामने आते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में काबिज होते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जब इनके कार्यकाल में भी जब यूरो मेडन मूवमेंट चल रहा था, उसी समय यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में
और क्रीमिया क्षेत्र के अंदर भी अपना एक आंदोलन चरम पे था। आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन में जो पश्चिमी हिस्सा है, यूक्रेन का जो वेस्टर्न हिस्सा है, वहाँ पर वो लोग ज़्यादा रहते हैं जो यूरोप में शामिल होना चाहते हैं, जो पश्चिमी जो संस्कृति है उसके साथ अपना संबंध ज़्यादा रखते हैं। वहीं यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ की अधिकांश जनता रशियन स्पीकिंग जनता है, रूसी भाषा बोलती है, रूसी कल्चर के साथ अपना संबंध स्थापित करती है और रूस की तरफ जाने का प्रयास करती है। तो यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, जिसे हम लोग डोनबास का क्षेत्र कहते हैं, तो उस डोनबास के क्षेत्र में और दक्षिणी हिस्से क्रीमिया के अंदर भी अपना एक आंदोलन चल रहा है और इसी आंदोलन का फायदा उठाता है रूस, और रूस 2014 के अंदर क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लेता है। और न सिर्फ कब्जा करता है, कब्जा करने के बाद क्योंकि रूस को पता है कि यहाँ पर अधिकांश जनता रूसी संस्कृति के साथ संबंध है यहाँ की जनता का, तो वो वहाँ पर जनमत संग्रह करवा लेता है। जनमत संग्रह का मतलब होता है एक छोटी मोटी सी वोटिंग करा लेता है और आम जनता की एक राय ले लेता है, जहाँ पर अधिकांश जनता रूस की तरफ जाने का फैसला करती है। और रूस पूरी दुनिया के सामने ये बताता है कि देख लीजिए, पूरी जनता हमारी तरफ आने का प्रयास कर रही है, यूक्रेन ने इस क्षेत्र के साथ कभी न्याय नहीं किया और ये क्षेत्र अब रूस में शामिल होना चाह रहा है। तो 16 मार्च 2014 को क्रीमिया की आज़ादी का दिवस मनाया जाता है और इस क्षेत्र के अंदर अब प्रत्यक्ष रूप से रूस का कब्जा हो गया है। मतलब यह क्षेत्र अब रूसी क्षेत्र के अंदर कहलाएगा। आप लोग ये देख सकते हैं, जब आप इस नक्शे को देखेंगे तो ब्लू वाला जो मैप है वो यूक्रेन का है, जो रेड वाला मैप है वो रशिया का है। यूक्रेन के अंदर जब मैं कहता हूँ कि पश्चिमी हिस्सा, तो इस लाइन से इधर वाला जो हिस्सा है ये वो हिस्सा है जो यूरोप में शामिल होना चाह रहा है, यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाह रहा है। और जबकि ये वाला जो मैंने रेड वाली लाइन के साथ, ये जो लुहांस्क और डोनेट्स्क का जो क्षेत्र है, ये हिस्सा प्रो रशियन हिस्सा है, जो कि यहाँ की 90% आबादी रूसी भाषा बोलती है, रूसी संस्कृति को मानती है। और ये दक्षिण के अंदर वो प्रसिद्ध क्रीमिया का प्रायद्वीप है जो संसाधन संपन्न और चारों तरफ से एक बहुत बड़ी शानदार सी जल सीमा के साथ काला सागर के अंदर अपनी अवस्थिति दर्ज करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि 2014 के अंदर, मार्च 2014 में रूस जो है क्रीमिया के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। न सिर्फ क्रीमिया पर आधिपत्य स्थापित करता है, रूस अब ये कह रहा है कि जो लुहांस्क और डोनेट्स्क जो क्षेत्र हैं, ये जो आपके सामने इस मैप के अंदर दिख रहे हैं, इन दोनों क्षेत्रों की जो जनता है वो भी रूस की तरफ मिलना चाहती है। तो रूस ये कहना चाह रहा है कि अब आप एक काम कीजिए, क्योंकि यूक्रेन की जनता ने क्रीमिया की जनता ने तो ये तय कर लिया है कि वो रूस में मिलना चाह रही है, आप इन दोनों क्षेत्रों के अंदर भी एक छोटा मोटा जनमत संग्रह करा लीजिए, जनता से पूछ लीजिए जनता कहाँ जाना चाह रही है। अगर वो रूस में आना चाह रही है तो आप उन्हें रूस में आने दीजिए। यहाँ की जनता भी जब ये देखती है कि इतना बड़ा देश हमारे लिए एक वैश्विक मंच के यूपर जब हमारा नाम ले रहा है और हमारी फिक्र कर रहा है, तो यहाँ पर भी एक अलगाववादियों का एक संगठन जो है शामिल होता था, खड़ा हो जाता है और वो यूक्रेन के साथ में एक हमले की कोशिश करते हैं। अब आप देखिएगा कि किसी बड़े देश की सेना, यूक्रेन जैसे बड़े देश की सेना के साथ यूक्रेन के में ही रहने वाले अलगाववादी जब उन पर हमला करते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि छोटे से एक संगठन के पास इतने हथियार कैसे आ सकते हैं जो बड़े देश की सेना के साथ लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि साफ साफ कहीं ना कहीं रशिया द्वारा इन्हें हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। अब आप देखिएगा, इस हथियारों के अंदर भी हम लोग ये देखते हैं कि जब पूर्वी यूक्रेन, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को डोनबास क्षेत्र कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो मैंने रेड कलर में लुहांस्क और डोनेट्स्क का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसे डोनबास का क्षेत्र कहते हैं। ये लोहा, कोयला और बहुत सारे औद्योगिक गतिविधियों से संपन्न क्षेत्र है। इस क्षेत्र में क्या होता है कि अलगाववादी यूक्रेन की सेना के साथ इनकी झड़प होनी शुरू हो जाती है कई बार। फिर हम ये भी देखते हैं कि इस पूरी झड़प के दौरान 2014 के अंदर यूक्रेन के ऊपर से मलेशिया का एक हवाई जहाज जा रहा था और उस हवाई जहाज के ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला होता है और इन अलगाववादियों द्वारा उस एरोप्लेन को क्रैश कर दिया जाता है। जब खोज की जाती है तो पता चलता है कि ये वो मिसाइल सिस्टम है जो कहीं ना कहीं रूस द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि ये जो अलगाववादियों को रूस जो है यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है और रूस की सीधी सीधी मांग ये है कि आप यहाँ पर जनमत संग्रह करवा लीजिए और ये जो क्षेत्र अगर हमारे साथ अगर शामिल होना चाहता है तो आप
जनता की राय को महत्व दीजिए। तो कहने का मतलब है 2014 के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित होती है कि यहाँ पर यूरो मेड इन मूवमेंट जो था वो खत्म होता है। रूस के अंदर यूक्रेन के अंदर एक नए राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको राष्ट्रपति के पद पर काबिज होते हैं और रूस के द्वारा क्रीमिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया जाता है। इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा आप और अच्छे से देखेंगे कि ये पूरा का पूरा यूक्रेन है। इस यूक्रेन के चारों तरफ इस तरफ है रूस। रूस के द्वारा इस क्रीमिया क्षेत्र के अंदर अपना कब्जा 2014 में कर लिया गया है। इसी के साथ साथ ये वाला जो हिस्सा है पूर्वी यूक्रेन का, इसे ईस्टर्न यूक्रेन कहते हैं, इसे दोनबास का क्षेत्र भी कहते हैं। उत्तरी हिस्सा लुहांस कहलाता है, दक्षिणी हिस्सा दोनेत्स्क कहलाता है। इस पूरे हिस्से के अंदर भी काफ़ी अनरेस्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ से जब हम देखते हैं कि जब रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा कर लिया गया तो विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियाँ एकत्रित होती है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो जैसे जो संगठन हैं ये सब शामिल होते हैं। और ये लोग एक मिन्स्क एग्रीमेंट, मिन्स्क क्या है तो बेलारूस एक देश है यूक्रेन और रूस के बीच में, बेलारूस, और बेलारूस की एक राजधानी है मिन्स्क। वहाँ पर एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए ये सभी देश एक साथ एकत्रित होते हैं। मिन्स्क एग्रीमेंट सिर्फ एक बार नहीं दो बार किया जाता है और दोनों बार वह असफल रहता है। असफलता के पीछे का बेसिकली कारण बहुत इजी है। क्यों असफल होगा? क्योंकि यूक्रेन की डिमांड कुछ और है और रूस की डिमांड कुछ और है। यूक्रेन ये चाह रहा है कि रूस अपने जितने भी सैन्य हथियार हैं और सैनिक आपके जो जितनी भी सेनाएं हैं वो यूक्रेन की बॉर्डर से पीछे ले जाएं और पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्र को खाली कर दें। वही रूस ये चाह रहा है कि आप जो यूक्रेन की सरकार है वो पूर्वी यूक्रेन का जो क्षेत्र है उसके ऊपर आप एक जनमत संग्रह करवा लीजिए और जनता की राय मांग लीजिए। और इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर आम सहमति बनना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मिन्स्क 1 एग्रीमेंट और मिन्स्क 2 एग्रीमेंट 2015 ये दोनों के दोनों जो एग्रीमेंट है वो असफल होते हैं। 2019 की बात करते हैं। 2019 में नए राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के नए राष्ट्रपति सामने आते हैं और वर्तमान में युद्ध के दौरान भी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ही हैं। ये सर्वेंट ऑफ पीपल्स पार्टी नाम की पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनकी पार्टी प्रो वेस्टर्न आइडियोलॉजी की है। प्रो वेस्टर्न बोले तो ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी विचारधारा जो अमेरिका, नाटो और यूरोपियन जो राष्ट्र हैं उनकी संस्कृति से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करती है। इनके राष्ट्रपति बनने के साथ ही ये काफ़ी कुछ इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करते हैं। ये बोलते हैं कि मैं सहमति जताता हूँ कि हम जो है इस मुद्दे को बैठ करके इसका समाधान कर सकते हैं और स्टैइनमेयर फॉर्मूला के ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब ये स्टैइनमेयर फॉर्मूला क्या है? जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टैइनमेयर द्वारा 2017 के अंदर एक शांति समझौता प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार क्या कहा गया कि यूक्रेन का जो डोनबास क्षेत्र है, वही क्षेत्र जो मैंने आपको मैप के अंदर पूर्व में बताया था, इसमें स्थानीय चुनाव करवा लिए जाएं और उसके बाद एक सेल्फ गवर्निंग को स्टेटस दे दिया जाए। सेल्फ गवर्निंग का मतलब है कि ये पूरी तरीके से रूस में शामिल नहीं होगा, ये पूरी तरीके से यूक्रेन में शामिल नहीं होगा, इसमें एक सेल्फ गवर्नमेंट का एक सिस्टम हम यहाँ पर तैयार कर देंगे। यूक्रेन कहता है कि मैं इस मांग को मानने को तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है कि यहाँ पर चुनाव करवाने से पहले रूस को अपने सभी सैन्य हथियारों को पीछे हटाना होगा और सीज फायर का जो है उल्लंघन नहीं करेगा रूस। पर रूस कहता है कि नहीं, रूस कहता है कि पहले आप वहाँ पर जनमत संग्रह करवाइए, चुनाव करवाइए, उसके बाद हम सेना को पीछे हटाएंगे। तो यहाँ पर फिर से कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है और फिर से जो स्टैइनमेयर फॉर्मूला है वो भी पूरी तरीके से असफल हो जाता है। तो आप देखते हैं, आप इस पूरे इतिहास में देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जितने भी समझौते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करवाए जा रहे हैं वे सभी पूरी तरीके से असफल होते जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि चूंकि रूस अपनी सेना को पीछे नहीं हटा रहा है तो यूक्रेन को कहीं ना कहीं रूस की सेना का सामना करने के लिए कहीं महाशक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा। तो 2016 के अंदर क्या होता है कि यूक्रेन नाटो और अमेरिका को आमंत्रित करता है कि आइए हमारे पश्चिमी यूक्रेन के अंदर और यहाँ पर हम लोग एक मिलकर के एक युद्ध अभ्यास करते हैं। वायुसेना का युद्ध अभ्यास पश्चिमी यूक्रेन के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसके बाद वहाँ पर 3-4 बटालियन जो है शामिल कर दी जाती है। अब कहने का मतलब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि जब अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र यूक्रेन की इतनी हेल्प करने को तैयार हो रहे हैं तो वो ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं कि यूक्रेन को
यूरोप के अंदर शामिल कर लिया जाए, यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लिया जाए जो अब तक शामिल नहीं किया गया है, और क्यों ना नाटो की जो पूरी की पूरी सेना है, जो पूरे संसाधन है, वो यूक्रेन में स्थापित कर दिए जाए ताकि यूक्रेन को रूस से बचाया जा सके। पर ऐसा होता नहीं है। नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि रूस प्राकृतिक गैस और अन्य बड़े ऊर्जा संसाधनों का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक है यूरोपियन देशों को, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो। तो कोई भी देश सीधे सीधे इस चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। इसीलिए जब हम बात करते हैं वैश्विक मंच की, तो अमेरिका ही सामने उभर कर आ रहा है सभी बातचीत में। पर वहाँ पर जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश नदारद दिखते हैं। क्यों नदारद दिखते हैं? क्योंकि आप देखिए, ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन फ्रॉम रशिया का एक नक्शा है कि रूस जो है एस्टोनिया, लाटविया के बाद से यहाँ से होते हुए एक पूरी की पूरी पाइपलाइन के थ्रू जर्मनी को, पोलैंड को, फ्रांस को और इन क्षेत्रों को अपने प्राकृतिक गैस की सप्लाई करता है। अगर ये सप्लाई इनके लिए बंद हो जाती है तो इनके लिए एक बड़ा ऊर्जा संकट सामने आ सकता है। हालांकि सप्लाई बंद होने से रूस के निर्यातों पर भी असर पड़ेगा, पर हाल ही में देखा गया है कि रूस ने अपने अन्य बड़े निर्यातकों को ढूंढ लिया है। तो रूस तो अपने गैस को कहीं और बेच देगा, पर इनके लिए ये प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो मैप है ये रशिया के द्वारा, देखिएगा यहाँ पे ये बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, चेक, स्लोवाकिया, हंगरी और ये सारे के सारा यूक्रेन से लेके ग्रीस तक और टर्की तक ये पूरा का पूरा प्राकृतिक गैस की एक पाइपलाइन है, जिस पाइपलाइन के थ्रू रशिया जो है यूरोप का एक बहुत बड़ा एनर्जी सप्लायर के रूप में सामने आता है। साथ ही यूक्रेन को यूरोपियन संघ में शामिल नहीं होने देने का एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि आप देखिए, जनता इनोसेंट होती है। जैसे युद्ध होगा, जनता अपने आप को माइग्रेट करेगी, अपना प्रवास करेगी किस तरफ? यूरोप की तरफ। अगर यूरोप के दरवाजे यूक्रेन के लिए खुल जाते हैं तो वहाँ की जनता कहाँ जाएगी? वहाँ की जनता माइग्रेट करके यूरोप के अलग अलग देशों में जाएगी। और यूरोपियन कंट्रीज़ फिलहाल ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेशन यहाँ पे हो। तो फिलहाल यूक्रेन की स्थिति ये है कि वो ना तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और न ही नाटो के सभी संसाधनों से मिल पाए हैं। इन सब के बाद अब हम देखते हैं, ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब हम देखते हैं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का वैश्विक भू राजनीति पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पहला इफेक्ट है कि यूरोप और अमेरिका का जो गठबंधन बहुत लंबे समय से निष्क्रिय था, वो पुनः सक्रिय हो गया है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच में फिर से एक अविश्वास जो है सामने आता है। अब जो पश्चिमी देश हैं वो इस अविश्वास में रहते हैं कि रूस कहीं धीरे धीरे अपनी पुरानी ज़मीन को कब्जा करते हुए पुराने यूएसएसआर की तरफ नहीं बढ़े। अब आप देखिएगा कि जब भी युद्ध होता है सभी उद्योगों पर आयात निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु युद्ध के दौरान जितने भी सैन्य साजो सामान हैं और हथियारों के निर्माण, निर्यात और आयात से संबंधित जितने उद्योग हैं वो पल्लवित होते हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर अमेरिका के जितने भी हथियार निर्माण की कंपनियां हैं और उन सब का जो व्यापार है वो फिलहाल चरम पे है। चीन की भूमिका की बात करें तो चीन ने जो है मॉस्को के साथ, बोले तो रूस के साथ, अपनी असीमित दोस्ती को विश्व के सामने रखा है, परंतु फिलहाल चीन जो है यूरोप के देशों के साथ भी अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता है। तो चीन ने खुल करके इस मुद्दे पर भी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पश्चिम की प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें, पश्चिम का मतलब है जितने भी यूरोपीय देशों की बात करें तो उसके अंदर सबसे बड़ी प्रतिक्रिया अमेरिका ही दे रहा है। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी यूरोपीय देश, कोई भी बड़ा यूरोपीय देश रूस के साथ अभी अपने संबंध को खराब करके खुद के लिए ऊर्जा संकट उत्पन्न नहीं करना चाहता है। तो अमेरिका ने सबसे बड़ी सहायता दी है यूक्रेन को। पैसों के मामले में लगभग $70 बिलियन जो है अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कि रूस की बात करें कि वैश्विक जितने भी उत्पादक तेल एवं गैस के, उसमें रूस सबसे बड़ा उत्पादक है। और हम देखते आए हैं कि जब भी इस प्रकार के कोई संकट आते हैं और अमेरिका का द्वंद्व यदि उसमें शामिल होता है तो अमेरिका वहाँ पर सैंक्शन ज़रूर लगाता है। अमेरिका ने रूस के ऊपर बहुत बड़े बड़े सैंक्शन लगा रखे हैं कि आप जो है अपने प्राकृतिक गैस को और इन सब चीज़ों को जो है यहाँ आयात नहीं कर सकते या वहाँ नहीं बेच सकते। तो रूस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये संकट ज़रूर आया है। रूस के ऊपर नकारात्मक इफेक्ट ये पड़ा है कि वो अपने निर्यातों को उतना जो है
एक्सपर्ट तरीके से नहीं कर पा रहा है जितना कि वो पहले कर पाता था। आप यहाँ पर इस सारणी के माध्यम से देख सकते हैं कि जितने भी यूरोपीय देश हैं, आप देखिएगा यहाँ पर मैंने सबके नाम देख रखे हैं, एस्टोनिया, फिनलैंड, मालदोवा, बुल्गारिया, लातविया, स्लोवाकिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ये जितने भी देश हैं, ये जो रेड कलर का जो है निशान, ये रेड कलर का वो निशान है जो दिखाता है कि ये रूस के साथ प्राकृतिक गैस और तेल का आयात करते हैं। तो अधिकांश यूरोपीय देश अधिकांश मात्रा में प्राकृतिक गैस और ऊर्जा संसाधनों का जो आयात है वो रूस से करते हैं। तो रूस को कहीं ना कहीं यहाँ पर क्राइसिस होगा। परंतु देखिएगा रूस ने क्या किया, एशिया में अपने लिए नए बाजार खोल लिए हैं और वहाँ पर अपने निर्यातों में वृद्धि कर दी है। तो आप देखना कि जब हम डेटा की बात करें तो रूस की जो तेल निर्यात और गैस निर्यात से जो आय होती है उसमें 20% की वृद्धि देखी जा रही है और तेल के उत्पादन में भी 2% की वृद्धि देखी जा रही है, जबकि युद्ध के दौरान तो इसमें कमी देखनी चाहिए, पर नहीं, यहाँ पर और ज़्यादा वृद्धि देखी जा रही है क्योंकि रूस ने एशिया के जितने भी देश हैं वहाँ पर तेल और गैस के जो है अपने आयातों को ढूंढ लिया है। फिर यदि हम लोग बात करें कि भारत का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर, तो भारत ने इस मुद्दे पर तटस्थता रखी है और वैश्विक शांति की अपील करता है भारत की, सब शांत रहिए, सब कुछ ठीक रखिए और वैश्विक शांति हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो भारत ने अपना पक्ष किसी की भी तरफ फिलहाल नहीं रखा है। फिर यदि हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन गेहूं और खाद्य तेलों का विश्व का सबसे बड़े आयातकों में से एक है और भारत भी वहाँ से लगभग $1.5 बिलियन का तेल, जो खाद्य तेल है, वो वहाँ से आयात करता है भारत भी, और ऐसे संकट के दौर में वो आयात पूरी तरीके से प्रभावित होगा। फिर हम देखते हैं कि भारत ने एक काम और अच्छा किया है कि भारत किसी भी प्रकार के अमेरिकी दबावों में नहीं आया है, किसी भी प्रकार के सैंक्शंस को भारत ने नहीं मानते हुए रूस के साथ अपने जो तेल की खरीद है उसको और बढ़ाया है, और न तो भारत ने रूस के साथ और न ही भारत ने यूक्रेन के साथ अपने संबंधों को खराब किया है। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी चीज़ें थी रूस यूक्रेन संकट के ऊपर। हम अगर फाइनली इसका सारांश निकालना चाहें तो हम सारांश यही निकालेंगे कि नागरिकों के बुनियादी ढांचे के ऊपर जब भी युद्ध होता है तो युद्ध फ्रंट पे होना चाहिए। आप आम नागरिकों को उस पर मतलब नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होने चाहिए, आम नागरिकता। और साथ ही क्योंकि हम लोग भारत से बिलोंग करते हैं, तो भारत की एक हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि भारत किसी भी देश की अखंडता और संप्रभुता का जहाँ पर खतरे की बात आती है भारत वहाँ पर कहीं भी सपोर्ट नहीं करता है। तो हम यही बात करेंगे कि आप लोग जो है अपना भाईचारा बनाए रखें और एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करें। तो ये था रूस यूक्रेन विवाद के अंदर आप लोग यदि परीक्षा की दृष्टि से इसे देखते हैं और यदि किसी सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो ये पूरा वीडियो आपके लिए काम का है। यदि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो आप पूरी स्टोरी को केवल समझ लीजिए, इसकी ज्योग्राफी को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ज्योग्राफी से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा पढ़ पाना किसी भी परीक्षा के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर किसी भी परीक्षा से पहले का 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के अंदर जितने भी ज्योग्राफिकल इवेंट्स हुए हैं दुनिया में, विशेष रूप से जहाँ जहाँ भी ज्योग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उनको यदि हम लोग मैप में देख लें तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो मैंने जो स्टार्टिंग की 15 मिनट के अंदर जितना भी मैप की स्टडी थोड़ी बहुत आपकी करवाई है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। मैं इसके बारे में कोई ना कोई शॉर्ट वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा इस चैनल के साथ। थैंक यू।